हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट को बताऊंगी। कल मैंने उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था, मुख के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए आज आगे शुरू करते हैं। और उसको बताने से पहले मैं उसको 3D एनिमेशन के द्वारा उसको पहले मैं समझा दूंगी। तो आइए इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 3D डायग्राम इसका दिया गया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले बताया था जब पाचन शुरू होता है, यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, यानी कि हमारे कहाँ से, माउथ से। ठीक है, तो मान लीजिए अब माउथ को बताया भी थे कि माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं और ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, बकल कैविटी, जहां से हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं, यानी भोजन को अंदर लेते, इंजेस्ट करते हैं। फिर उनको जो हमारे टंग होते हैं, यहाँ पे टंग जो होते हैं, उसके बाद टीथ होते हैं, फिर वहाँ क्या करते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे टीथ, फिर क्या करेंगे, जो टंग है उनको फिर सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको आगे की तरफ क्या करेंगे, भेजेंगे। तो इसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद जाएगा वो फेरिंग्स में। कहाँ पर जाएगा, फेरिंग्स में। तो जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से भोजन इंजेस्ट हुआ, तो आप इस पाइप के थ्रू यहाँ से नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर भोजन कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा आपके ओसोफेगस की तरफ। तो ओसोफेगस की से पहले हमारी एक फेरिंग्स प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में क्या होता है, तो जो ग्रसनी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स। क्या प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स। ठीक है, और इस फेरिंग्स के पास इसमें दो आपके, एक जो हम लोग जो हमारी नसिका है, यानी कि जो नाजल कैविटी है, और प्लस ओरल कैविटी, ये दोनों के थ्रू इसमें क्या होता है, एक नाजल कैविटी के द्वारा क्या एयर इंटर करता है, और ओरल कैविटी के थ्रू क्या होगा, भोजन इंटर करेगा। तो जब ये ओसोफेगस की तरफ आगे आएगा तो अब भोजन हमारा फिर से कहीं एयर कैविटी में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना जाए, उसके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक साइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है इपीग्लॉटिस। क्या प्रेजेंट होता है, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस जो होता है वो क्या करता है, ग्लॉटिस को ढकने का काम करता है, यानी कि ढक्कन की तरह कार्य करता है, कि जिससे हमारा जो भोजन है वो फूड पाइप में ही जाए, ना कि हमारे जो एयर वाले चैम्बर वाले में ना जाए। ठीक है, तो ये उसको यानी कि ग्लॉटिस को ढकने का काम कौन करता है, इपीग्लॉटिस। ठीक है, क्योंकि अगर भोजन चला गया हमारे किसमें, एयर पाइप में, तो पता ही है एकदम कहानी खत्म हो जाएगी, उसका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है ये हमारा ओसोफेगस। क्या है, ओसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप, इसका नाम दिया जाता है, फूड पाइप। क्यों, क्योंकि ओसोफेगस कोई काम नहीं करता है, सिर्फ क्या करेगा, ये इसे क्रमाकुंचन करता है, जैसे क्या करना कि फैलेगा, सिकुड़ेगा, इस तरह से करेगा, और ये उसको भोजन को नीचे की तरफ पुश करता जाएगा, यानी कि भोजन को क्या करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, और उसको कहाँ भेज देगा, स्टमक में। तो अब स्टमक में चलते हैं। तो ये हमारा स्टमक है, जो क्या होता है, वो जे शेप में होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा ओसोफेगस है, और ओसोफेगस से भोजन कहाँ आएगा, स्टमक में। फिर स्टमक में कुछ डाइजेशन होता है, और सबसे पहले हम डाइजेशन कहाँ से बताए थे, माउथ से शुरू हुआ था, और उसमें सबसे पहले किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, वहां से शुरू हुआ था पाचन। फिर हमारे स्टमक में कुछ पाचन हो जाता है, जिसमें कि स्टमक में मेनली हमारा किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। लगभग 90% पाचन किसका होगा, प्रोटीन का। यानी स्टमक की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन 90%, और सिर्फ हमारा जो फैट है यानी वसा, इसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही ब्रेक डाउन होता है, यानी कि 10% ही वो टूटता है। ठीक है, अब आगे चलें, अगर आगे बात करें तो इसके बाद अब वो कहाँ जाता है, भोजन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाएगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो है स्मॉल, लेकिन होती है ये लार्ज ही, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए इसको स्मॉल बोला जाता है क्योंकि इनका डायमीटर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। इनका डायमीटर की बात करें यानी कि व्यास क्या होता है, कम होता है, किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अब इसके बाद से जो भी अब बचा हुआ जो भी भोजन है वो हमारा कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में क्या होता है, पूर्ण पाचन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जब हमारे भोजन का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो जब यहाँ पे पाचन हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब इसी में ही हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या, स्प्लीन होते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है, गॉल ब्लैडर, यहाँ पे है क्या, गॉल ब्लैडर, जो मटर के दाने के आकार के होते हैं, और ये प्लस आपका जो होता है लीवर यानी यकृत। ये सब क्या करते हैं, ये जो हम लोग भोजन को डाइजेस्ट कर दिए तो उनको अवशोषण करने का काम ये करते हैं, यानी कि जो भी पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है तो वो क्या करेंगे, उसको अवशोषित करेंगे। फिर आगे चलेंगे कहाँ पर, ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें भी किसी चीज का डाइजेशन यानी कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जल का अवशोषण करता है। ये सिर्फ क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा, बाकी यानी कि जितने भी डाइजेस्टेड मटेरियल है उनसे क्या करेगा, जल को ले लेगा यानी अवशोषित कर लेगा, बाकी जितने भी उनके रॉ मटेरियल जो सूखे पार्ट है उनको फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, यानी गुदा, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है या अपशिष्ट पदार्थ उनका क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। तो ये था डाइजेशन का प्रोसेस, और या फिर कहें डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन किसके थ्रू क्या होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पर। अभी मैंने आपको 3D एनिमेशन के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा दिया है, अब आगे चलते हैं, आई आप उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था, मुख पढ़ा दिया था, अब क्या पढ़ाना था, ग्रसनी, यानी कि उसके अगले पार्ट क्या थे, ग्रसनी था, ठीक है। तो ग्रसनी पढ़ाने से पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नासल कैविटी, ठीक है, और ये है बकल कैविटी कहिए या ओरल कैविटी या मुख गुहा, ठीक है। और ये आ गया क्या, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। और यहाँ से आपके एक है फूड पाइप, ये क्या है, फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस की बात कर रहे हैं, इसका फेरिंग्स का जस्ट अगला पार्ट होता है ओसोफेगस, ठीक है। और अब देखिए इनका क्या नाम है, नासल कैविटी या कह सकते हैं वायु द्वार, नासल कैविटी, और ये होता है बकल कैविटी यानी मुख गुहा, ठीक है। अब अगर हम इनको 3 पार्ट में अगर देखें, बांट मान लीजिए पॉइंट यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए और एक यहाँ कर दिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, वायु यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे, एयर, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वायु और प्लस क्या हो जाएगा, भोजन, मतलब क्या हो जाएगा आपका, एयर और प्लस फूड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से भोजन क्या होगा, अब क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब नीचे जब आएगा तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है गलेट, इसको बोलते हैं गलेट। और अगर इधर की बात करें तो अभी बताया था मैंने क्या, इसको बोलते हैं ईपी, ये ऊपर यहाँ पे ये ढक्कन नुमा यहाँ पे एक संरचना होती है, एक मिनट, यहाँ पर
एक ढक्कन जैसी यहाँ पे संरचना होती है, इसी को बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। ठीक है, इपीग्लॉटिस। और ये इसका क्या नाम है? इसी को बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस यहाँ पे क्या होता है? यहीं पर हमारा ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। तो हम जो भी भोजन करते हैं, तो अगर जब यहाँ से ये वायु प्लस भोजन जब नीचे की तरफ आएंगे, तो ये भोजन हमारा इस ग्लॉटिस से होते हुए ट्रैकिया में ना चला जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एपीग्लॉटिस, जो क्या करते हैं? रोके रहते हैं। जब भी ये भोजन नीचे की तरफ सरकता है तो ये इसको बंद कर देते हैं, कि जिससे जो भोजन हमारा कहाँ पे आ जाए? गलट से होता हुआ कहाँ पर आ जाए? फूड पाइप में। तो जो ग्रसनी है उसका मतलब सिर्फ मुख्य कार्य क्या है? भोजन को ग्रास नली यानी ओसोफेगस तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाकी और इसका कोई खास कार्य नहीं है। बस क्या करेगा? बस उनको डिवाइड कर देता है कि भोजन हमारा फूड पाइप में चला जाए और वायु जो है वो हमारे ग्लॉटिस से होता हुआ ट्रैकिया में पहुंच जाए। तो आगे चलते हैं। आगे है ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या है? ग्रास नली भी आप जैसा कि देख सकते हैं, वो भी सिर्फ क्या करता है? ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। क्योंकि ये भी ग्रास नली भी आपका एक खोखला, कह सकते हैं खोखला पाइप होता है। अभी आपको डायग्राम 3D एनिमेशन के द्वारा ऐसे दिखाए थे। जो लंबी सी पाइप थी उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो उसका मुख्य कार्य क्या था? कि यानी क्रमाकुंचन गति करके उसको क्या कहते? क्रमाकुंचन यानी कि एक बार उसको उसका जो ये डायमीटर है उसको एक बार सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, सिकोड़ेगा, फैलाएगा, इस तरह से करके उसको क्या करेगा? पुश करता जाएगा और भोजन को हमारे अमाशय तक क्या करेगा? उसको पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करेगा? ग्रास नली। आगे है अमाशय। अब क्या हो गया? अब भोजन कहाँ पहुंच गया? हमारे अमाशय में। ठीक है, अब अमाशय में जब पहुंच गया तो देखिए जो अमाशय होता है, अमाशय यानी कि स्टमक, वो क्या होता है? जे शेप आकार का, यानी कि जे आकार का उसका डायग्राम अगर देखेंगे तो वो थोड़ा जे शेप होता है। फिर अमाशय कुछ पाचक रस का स्त्राव भी करता है, जैसे यानी कि कुछ डाइजेस्टिव जूस का भी स्त्रावण करता है, जैसे कि आपका क्या है? HCl, फिर है म्यूकस और एक है गैस्ट्रिक एंजाइम। तो जो HCl होता है वो क्या करता है? जो इनएक्टिव पेप्सिन होता है, यानी अगर पेप्सिन जो है सक्रिय नहीं रहता है तो उनको क्या करेगा? पहले पेप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक है, सक्रिय भी करेगा और फिर प्लस क्या करता है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है? ये किल करने का काम करता है। कौन करता है? HCl। अब आप सोचेंगे स्टमक में अगर HCl प्रेजेंट है तो हमारा पेट उससे क्यों मतलब जलता क्यों नहीं है? तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस। तो HCl से अगर सुरक्षा की बात करें तो म्यूकस करता है, यानी कि क्या करेगा? पेट की दीवार को, पेट के जो फिर ल्यूमेन है, ठीक है, यहाँ पे ल्यूमेन है, ल्यूमेन के भीतर एसिड यानी कि HCl की बात कर रहा है और पाचक एंजाइमों से क्या करता है? इसको बचाता है। किसको? हमारी जो पेट की दीवारें हैं, किससे बचाता है? HCl से। आगे है गैस्ट्रिक एंजाइम। अब गैस्ट्रिक एंजाइम कुछ क्या करेगा? कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और लाइपेज हो गया। ठीक है, अब इनका कार्य समझते हैं, इनका फंक्शन क्या है गैस्ट्रिक एंजाइम के कार्य। तो जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, रेनिन ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, क्योंकि दूध भी आपका क्या है? प्रोटीन। बस डिफरेंस क्या है? पेप्सिन हमेशा एडल्ट यानी कि बड़ों में प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन हमेशा छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा छोटे बच्चों में, यानी जो दूध जो पीते हैं बच्चे, उनका ये उसके प्रोटीन का यानी मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा को तोड़ता है, यानी कि वसा को क्या करता है? पाचन करता है। लेकिन देखिए इसमें जो प्रोटीन है ये बहुत ज्यादा, यानी कि कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग 90% अगर इनका डाइजेशन होता होगा तो बस 10% ही किसका होता है? वसा यानी फैट का होगा। सबसे ज्यादा किसका होता है? प्रोटीन का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन पहले कहाँ से शुरू होता है बच्चों? कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है, पहले मुख से थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, फिर प्रोटीन का पाचन अगर पूछ लिया कि कहाँ से शुरू होता है तो हमारे अमाशय से होता है, भूलिएगा नहीं। आगे चलते हैं। आगे है, अब देखिए एक पॉइंट है नोट करके, क्योंकि पता है नोट ज्यादा दिलाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि काइम क्या है। ठीक है, तो काइम वह भोजन होता है जो गैस्ट्रिक जूस और लार के साथ मिला होता है, यानी कि अभी इसके पहले मैंने आपको बोलस पढ़ाया था। ठीक है, देखिए हमारे पूरे शरीर में 2 तरह के भोजन बनते हैं,
एक आपका बोलस होता है और एक क्या होता है, काइम। अब बोलस जो था क्या था, ऐसा मतलब चबाया वही भोजन था जो लार के साथ क्या था, मिक्स था। यानी कह सकते हैं कि वो भोजन जो अभी मुख में है और मुख से ही कहाँ, ओसोफेगस में जब जाने वाला था, यानी फेरिंक्स के पास था, तो उस भोजन को हम क्या टर्म देते, उसको बोलते बोलस। लेकिन अगर यहाँ काइम की बात करें तो अब जब स्टमक हमारा, यानी कि कह सकते हैं जब हमारा जो स्टमक है, अब यहाँ से जब ये भोजन यहाँ पे आया ओसोफेगस से स्टमक में, अब यहाँ से जब वो आगे जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जाने से पहले यहाँ पे जो भोजन हमारा प्रेजेंट है जाने के लिए, यानी चिकना हो जाता है, तो उसको बोलते हैं काइम। और इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, यानी कि कह सकते हैं वो बोलस ही है, बस उसमें क्या रहेगा कि उसमें लार के साथ मिक्स था, और काइम में क्या होगा, लार और प्लस आपका HCl दोनों के साथ, यानी कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उनके साथ मिक्स होके जो भोजन आगे जाता है, तो उसी को बोलते हैं काइम। ठीक है, तो बोलस और काइम में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि काइम क्या है आपका, आप कह सकते हैं कि लार के साथ और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिला हुआ भोजन होता है, और बोलस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लार के साथ मिला हुआ भोजन होता है। प्लस अगर पूछ ले कहाँ पे पाया जाएगा, तो जो बोलस था वो मुख का लास्ट भाग था, और ये काइम जो है आपका स्टमक यानी अमाशय का भाग था। आगे अब चलते हैं, अब भोजन कहाँ पहुंच गया, जो भी हम लोगों ने खाया भोजन कहाँ पहुंच गया, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारे पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने को तो है स्मॉल, लेकिन आप सोचेंगे कि क्यों इसको स्मॉल बोलते हैं, जो कि इसके अगर पाइप की बात करें तो वो कॉइल नुमा बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, लेकिन उनका डायमीटर कम होने के कारण उसको क्या कहते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, और बड़ी आंत का डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो छोटी आंत का, अब देखिए छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये क्या करेगा, भोजन को तोड़ेगा, यानी कि अब जो ऊपर से जो भी थोड़ा बहुत बच गए हैं और उनका अगर पीस थोड़ा बड़ा है तो उनको और वो छोटे पार्ट में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। फिर है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को विली यानी विलाई की सहायता से अवशोषित करते हैं। ये जो विलाई होता है वो फिंगर लाइक यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो क्या करेंगे, हम जो भी भोजन डाइजेशन हो गया भोजन का, अब वो क्या करेंगे, अब उसके पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं उनको क्या करेंगे, उनको अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित यानी कि उनको अपने पास ले लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, अनावश्यक घटकों को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि अगर हमको अब जितने भी अपशिष्ट यानी कि हमको जितनी चीजें जरूरी थी उसको तो मैंने ले लिया, किसके थ्रू, विलाई के थ्रू, लेकिन अगर हमको जो चीज नहीं चाहिए उसको क्या करेंगे, फिर अब बाहर भेज देंगे, कहाँ पर, रेक्टम या एनस के पास। अब देखिए अगर कभी कभी छोटी आंत की लंबाई भी पूछ लेती है तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 9 मीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसका लंबाई पूछ लेता है, क्योंकि छोटी आंत होने के कारण छोटी के नाम पे पूछ लेता है इसका कितना लंबाई होता है, तो 6 से 9 मीटर होता है। आगे है छोटी आंत के भाग, यानी कि अब छोटी आंत में कौन कौन से भाग होते हैं। अभी हम आपको 3D एनिमेशन के द्वारा दिखाए थे कि क्या था उसमें, क्या छोटी आंत के कौन कौन से भाग है। एक है आपका ड्यूडेनम, फिर है जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट है, यानी कि छोटी आंत को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब जो ड्यूडेनम है वो पेट को खाली करने से क्या करेगा, अगर खाली करना है या नहीं करना है ये उसके लिए संकेत देता है। ठीक है, यानी कि भोजन को आगे बढ़ाना है कि अभी रोकना है, ये कौन बताएगा, ड्यूडेनम बताएगा। फिर है जेजुनम। जेजुनम क्या करेगा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो शर्करा, देखिए जेजुनम इलियम दोनों का ही मेन काम है अवशोषण करना। बस ये है कि ये क्या करेंगे, शर्करा, फैटी एसिड, अमीनो एसिड को क्या करेंगे, उनका अवशोषण करेंगे, और ये खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो उनके छोटी आंत के सहायक अंग हैं, अभी जैसे मैंने माउथ का एसेसरी ऑर्गन बताया था, माउथ के एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या क्या बताया था, टीथ था यानी दांत, टंग था यानी जीभ था, और सलाइवरी ग्लैंड था, जिनके बिना वो डाइजेशन नहीं कर सकता था। तो ऐसे छोटी आंत के भी सहायक अंग है, यानी कि छोटी आंत के जो है एसेसरी ऑर्गन है। इसमें क्या है, यकृत है, दूसरा है पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर, ये भी आपको देखे होंगे, मटर के दाने के आकार का होता है और हरे कलर का ही होता है, और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो अब इनका काम समझ लेते हैं कि यकृत क्या करता है, यानी लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या होता है, आप जानते होंगे यकृत ही क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत होती है। उसके बाद
इसका भार भी पूछ लेता है, इसका भार कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, ठीक है, 1.5 किलोग्राम होता है। यह पित्त रस का स्राव करता है। किसका स्राव करता है, पित्त रस का, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्त रस का पित्ताशय बोल देते हैं, ठीक है, यानी पित्ताशय की थैली से। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, लीवर यानी यकृत से। फिर है पित्त रस किसका पाचन करता है, तो फैट का यानी कि वसा का क्या करेगा, पाचन करेगा। तो आगे चलते हैं किस पे, पित्त की थैली पे, ठीक है। अब देखिए, अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, यकृत, अब क्या, पित्त की थैली। अब पित्त की थैली में मत सोचिएगा कि पित्ताशय का स्राव होता है। इस पित्त की थैली में बस क्या होता है, पित्त को संग्रहित करता है, यानी कि पित्त की थैली से समझ लीजिएगा, वो क्या करेगा, उसको संग्रहित करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा। और ये भी है कि जब पित्त रस की जरूरत होती है तो इसे ग्रहणी में भेज दिया जाता है। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम की बात कर रहा है कि जब पित्त रस की आवश्यकता होगी तो उसको भेज दिया जाएगा, वरना वो क्या करेगा, अपने पास स्टोर करके रखे रहता है। कौन रखता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली। आगे है फिर अग्नाशय यानी कि क्या, पैंक्रियास, ठीक है। अब पैंक्रियास की बात करें तो ये क्या करेगा, अग्नाशयी रस का स्राव करता है। और इसमें कौन कौन से अग्नाशयी रस होते हैं, जैसे क्या होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। तो अब देखिए, अभी मैंने बताया कि सारे के सारे के जो भी पाचन होते हैं, अब वो आखिरी में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएंगे तो अब पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, अब कार्बोहाइड्रेट का जो मुख में थोड़ा बहुत पाचन हुआ था, उसके बाद जो भी बचता है, अब उसका पाचन कहाँ पे हो जाएगा, उसका पाचन हो जाएगा बच्चों किसमें, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाएगा आपका, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा, ठीक है। अब ट्रिप्सिन की बात करें, अब जो प्रोटीन हमारा जो थोड़ा बहुत 90% स्टमक में पच गया था, 10% तो बचा था ना, अब वो 10% का पाचन कहाँ पे होगा आपका, ट्रिप्सिन का अब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, ठीक है। यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। अब लाइपेज, अब देखिए लाइपेज का भी ब्रेकडाउन हमारा स्टमक में 10% हो चुका था। अब जो उससे 10% का या उससे थोड़ा सा कम ही हो चुका था, अब वो जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पे हो जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू होगा, लाइपेज के द्वारा क्या होगा, वसा का पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास में ही ये सारे के सारे पाचन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बड़ी आंत, कहने को बड़ी है लेकिन इसका पाइप अगर देखा जाए तो वो छोटा ही होता है, लेकिन इनका डायमीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है, ये कोई पाचन नहीं करते। अगर पाचन नहीं करने के टर्म में देखा जाए तो आपका बड़ी आंत भी पाचन नहीं करता है, ना ही आपका ओसोफेगस करता है और ना ही आपका फेरिंक्स करता है, ठीक है। ये तीनों पार्ट क्या करते हैं, भोजन का पाचन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण यानी जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। सिर्फ क्या करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे, कौन करेगा, बड़ी आंत। अब इसके बाद से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको भेज दिया जाता है कहाँ पे, गुदा यानी कि एनस में, क्योंकि भाई अब जो भी इनको जरूरत था वो तो खा पी लिए, पचा लिए, अब जो उनको नहीं चाहिए वो क्या करेंगे, उनका एक्सक्रीशन करना जरूरी हो जाता है, उनका उत्सर्जन करना जरूरी हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, कहाँ पे भेज देंगे, एनस में। तो आगे चलते हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है, गुदा। अब पता है जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल, अभी तक जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसका ये सारे के सारे क्या थे, एलिमेंट्री कैनाल ही थे, यानी आहार नाल थे। ये उसका सबसे अंतिम भाग होता है, क्या होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब है यहाँ से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अभी बताया है कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल उनका क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, एक्सक्रीशन, ठीक है, यानी कि उनको क्या कर दिया जाएगा, अब बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट थे।
अब उनके बारे में आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, इसी बेस पर कुछ एमसीक्यू करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। क्या है ये? कुछ आपके प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके उसी पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर आधारित है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो आप बताइए कितनी होती है, कमेंट जरूर करिएगा। तो आहार नाल की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन है 9 से 10 मीटर, 7 से 8 या 11 से 12 या 6 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था मेरा? ए, 9 से 10 मीटर क्या थी? आहार नाल की लंबाई थी। आगे चलते हैं। आगे है मुख गुहा किसका एक भाग है? यानी मुख गुहा किसका भाग है? मुख गुहा किसकी बात कर रहे हैं? बकल कैविटी या ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं। तो ग्रास नलिका है या पाचन ग्रंथि का या आहार नाल का या लाल ग्रंथि का? तो किसका है ये? आहार नाल का ये क्या है? भाग, यानी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। क्योंकि लाल ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, ग्रास नलिका ये सब तो उसी के ही पार्ट उसके अंदर आते हैं, आहार नाल के ही अंदर सारे पार्ट आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अभी आपको बताए थे भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मुख। मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और कमेंट में बताइएगा कि मुख में सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी बताए थे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? आपके थे कृंतक, दूसरा क्या था? रदनक, फिर अग्रचवर्णक, और एक लास्ट क्या था? चवर्णक। ठीक है, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर किसके थे? दांत के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? आपका अग्नाशय ही इंसुलिन का, यानी पैनक्रियाज ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। आगे चलते हैं। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 32 है, या फिर कह रहा है कृंतक व रत्नक दांत क्रमशः 8 व 4 है, सी है ए और बी दोनों, उसके बाद लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, क्योंकि इसके पहले जो 28 दांत होते हैं तो वो अस्थायी दांत नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं? दुग्ध दांत, यानी कि दूध के दांत। वो क्या होते हैं? पहले जो बचपन वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, तो वो अस्थायी होते हैं। लेकिन जब उसके बाद जो दांत हमारे फिर से जब निकलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो अस्थायी दांत कहलाते हैं। तो वो उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। फिर कह रहा है कृंतक व रत्नक दांत क्रमशः 8 व 4 है। तभी आपको बताए थे जब फार्मूला आपको लिखवाया गया था, तो यहाँ पे 4 ऊपर यानी अपर जाव में और 4 नीचे लोअर जाव में, यानी 8। और अगर यहीं पे रत्नक की बात करें तो साइड से यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 4। 8 व 4 आपके क्या थे? इनकी संख्या थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए और बी। आगे चलते हैं। मानव दांत सूत्र बताइए, यानी कि अब टीथ फार्मूला पूछ रहा है, तो उसमें क्या दिया है? 2122 बटे 2122, फिर है 2321 अपॉन 2321, और सी है यानी कि 2123 मल्टीप्लाई बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे है दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो यानी कि दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? इसमें से कैल्शियम फास्फेट कह रहा है 85%, या कैल्शियम कार्बोनेट 10%, या कैल्शियम फ्लोराइड, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से मेन हमारे कैल्शियम फ्लोराइड ही क्या होते हैं? दांत के हमारे मतलब निर्माण में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अभी आपको कई बार बता चुके प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय, यानी कि स्टमक से। कहाँ से? स्टमक से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, मानव
मानव पाचन अधिकांश किस भाग से संपन्न होता है? तो इसमें से किसमें सबसे ज्यादा होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पहले ही बताए थे, छोटी आंत में जितने भी बचे हुए भोजन होते हैं वो कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आज का सेशन मेरा यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 दोनों कवर करा दिए गए हैं। तो आप लोग उसको जरूर पूरा देख लीजिएगा, और बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।